अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर फैसलाबाद। मैं हूं फातिमा नासिर और सिटी एट 10 के साथ करें इस खूबसूरत सुबह का आगाज। एंड ऑफ कोर्स मेरे साथ हनान भी मौजूद हैं। और हनान, आपको पता है कि आजकल मौसम जो है रोज ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ हम लोग गर्मियों का इंतजार कर रहे होते हैं कि आने लगी हैं और साथ ही जो है मौसम बदलता हुआ नजर आता है। लेकिन जानते हैं टुडेज वेदर में कि आज का मौसम कैसा रहेगा। ऑफ कोर्स हमारे साथ बिलाल डोगर मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि आने वाले 24 घंटे में मौसम जो है वो किस तरह का रहने वाला है। तो जी बिलाल, प्लीज बताएं। जी फातिमा, बिल्कुल शहर फैसलाबाद का मौसम अगर दिन के आगाज में बात करें तो खुश्क और गर्म नजर आ रहा है, क्योंकि दर्जा हरारत जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। और अगर आज महकमा मौसमियात की रिपोर्ट की तरफ देखें तो नजर दौड़ाएं तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो पारा है वो गिर सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने दिन के आगाज में बताया तो नमी का तनासुब 71% है, जिसकी बिना के ऊपर हवा नहीं चल रही। नमी का तनासुब ज्यादा होने की वजह से खुश्क और गर्म महसूस हो रहा है। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक शहरियों के लिए एक अच्छी और खुशाइंद खबर यह है कि दोपहर के वक्त जो बूंदाबांदी है उसके 30 से 40 तक इम्कान जाहिर किए गए हैं। वो बिल्कुल, अगर ये बूंदाबांदी होती है तो मौसम कदरे बेहतर नजर आएगा, लेकिन अगर हवा चल जाती है तो भी मौसम खुशगवार हो जाएगा। लेकिन ताहाल अभी तक जो हवा है उसके कोई इम्कान जाहिर नहीं किए गए। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से लेकर पूरा हफ्ता जो है मौसम ऐसे ही अबरालूद रहेगा। आज भी दिन भर सूरज और बादल के दरमियान जो आंख मचोली का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। और आज जैसे कि लॉकडाउन का दूसरा रोज भी है तो शाम 6 बजे मार्केट्स बंद हो जानी तो लोगों का ज्यादा रुझान होता है दोपहर के वक्त। तो लोगों के लिए अच्छी खबर है कि मौसम बेहतर है, ज्यादा गर्मी की तरफ नहीं जाएगा, तो मौसम बेहतर रहेगा। तो अपने मामूलात जिंदगी जो है वो रवां रख सकते हैं। और 6 बजे के बाद जैसे लॉकडाउन हो जाता है तो मामूलात जिंदगी सारी जो है दोपहर के वक्त होती है। तो उनके लिए खुशाइन चीज है कि बारिश के इम्कान जो है वो भी मौसमियात की तरफ से जाहिर किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर, आप फैसलाबाद शहर के मौसम के अहवाल के हवाले से बता रहे थे। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मौसम जो है वो कदरे खुशगवार होगा और बारिश के चांसेस भी महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता दिनों के अंदर भी हल्की हवाओं और काली घटाओं ने शहर फैसलाबाद को अपने आगोश में लिए रखा था। बात करें सोशल मीडिया की, लोगों के ओपिनियंस की बात करें, इसी के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर 2 गेस्ट मौजूद हैं जिनके साथ हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन भट्ट जो कि चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजुरान हैं। उनके साथ हम कुछ डिस्कशन करेंगे अबाउट कि किस तरह से कॉमर्स और इकोनॉमी जो है फैसलाबाद के अंदर और किस तरह से बिजनेसेस जो हैं क्या प्रॉब्लम्स फेस करें, क्या चीजें हैं जिनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और बहुत बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल, हम दूसरे गेस्ट का भी अपना तारुफ यहाँ पे मैं लाजमी तौर पे करवाना चाहूंगा। हसन मजहर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मारूफ डिजाइनर हैं। और इनके साथ गुफ्तगू करने से पहले मैं थोड़ी सी तमहीद बांध देता हूं कि मसाइल क्या हैं जिन पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब, ताजरों के बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से ताजर परेशान है। खासतौर पे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो जन्म ले रही हैं। ईद सर पे है, इनका कहना है कि दोबारा से लॉकडाउन लगा देना और 6 बजे दुकानें बंद करवाना ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसके पीछे वजूहात क्या है? इनका कहना है कि केपी के और इसके साथ साथ सिंध के अंदर 10 या 8 बजे दुकानों का बंद करने को कहा गया है, लेकिन फैसलाबाद के अंदर सौतेली मां जैसा इंतजामिया जो है वो ताजरों के साथ सलूक कर रही है और 8 बजे की बजाय या 10 बजे की बजाय 6 बजे दुकानें बंद करने का कह दिया जाता है। सुबह 10 बजे दुकानें खोल के 6 बजे अगर बंद करते हैं तो बहुत सारे ताजिर ऐसे भी होते हैं जो 2 या 3 बजे दुकानों का रुख करते हैं और सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए दुकानें खोल के वो इतनी इनकम जनरेट नहीं कर पाते कि इतना बड़ा सर्कल जो है वो चलाया जा सके। और फैसलाबाद को तो वैसे भी मईशत की हब समझा जाता है पूरे पाकिस्तान की। अगर यही सूरत हाल यहां पे रही तो इकोनॉमी जो है वो क्लैप्स कर जाएगी और बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार होने का खतरा है। और खास तौर पे ईद जो सर पे आ रही है, इनका जो सीजन लग रहा है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगा। तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अमीन भट्ट की तरफ चलेंगे जो कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन भी हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। भट्ट साहब क्या कहेंगे? बहुत जबरदस्त स्टांस लिया जा रहा है इन चीजों के ऊपर ताजरों की जानिब से। यह कहा जा रहा है 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 के 8 बाजारों के ताजरान, जलवी मार्केट हो, सदर बाजार हो, गुलाम अहमदाबाद का बाजार हो या फिर इसके साथ साथ रजाबाद का बाजार हो, जितने अहम मराकज हैं फैसलाबाद शहर के, तमाम ताजर इस मामले पे एक प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं। उनका कहना है कि दुकानें 6 बजे बंद नहीं की जाएंगी, लेकिन इंतजामिया फिर भी बजिद है और दुकानें बंद करवा रही है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनान भाई, बात यह है कि आपको पता है कि इन्हीं दिनों में ही जब पहले दफा लॉकडाउन हुआ
तो महसूस भी हो रहा था कि वाकई ये लॉकडाउन होना चाहिए। वो लॉकडाउन में तावन किया ताजरों ने। उस वक्त आपने देखें कि मौत का भी जो देखें काफ़ी हर मोहल्ले में हर गली में लोग मरना शुरू हो गए थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अब वो सूरत हाल नहीं है, लेकिन हम तावन करने के लिए फिर भी तैयार हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, जो इदारे ये लॉकडाउन का कहते हैं उनको चाहिए कि तमाम ताजर फैसलाबाद से कोई बड़े बड़े ताजर कम से कम हर शहर से एक एक ताजर लें और उनसे कोई मुशावरत कर लिया करें। मुशावरत ये करें कि भाई कि मतलब छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मतलब कितने बजे तक टाइम होना चाहिए, ये कोई किसी से नहीं पूछता। बस ये ऑर्डर आ गया ये कर दें। अब ये है कि इनको ये भी नहीं पता कि बाकी सूबों में 2 सूबों में एक सूबे में 8 बजे का टाइम है, दूसरे का 10 बजे का टाइम है, पंजाब को 6 बजे का कर दिया। क्या ये लोग पंजाब की सूरत हाल ख़राब करना चाहते हैं? सूरत हाल तो वैसे भी बेड़ा गर्क किया हुआ है इन्होंने। लेकिन जब भी कोई इवेंट होता है या कोई, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा अपना अपोजिशन से कि भाई आप कोई जलसे जुलूस ना किया करें, आप जो धरना है वो ना करें। जब भी इस किस्म का कोई सिलसिला शुरू होता है तो कोरोना तेज हो जाता है। तो दूसरी बात यह है कि हम ये कहते हैं कि 7 दिनों में 2 दिन छुट्टी करें। क्या हफ्ता इतवार को कोरोना नहीं होगा? 6 दिन में 5 दिन में कोरोना होगा? तो कोरोना तो फिर हर रोज होना चाहिए। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से, कमिश्नर फैसलाबाद से, DCO फैसलाबाद से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ताजर लोग पहले पीस चुके हैं, गरीब लोग पहले ही मरना शुरू हो गए हैं। तो आप बराए मेहरबानी अगर लॉकडाउन करना भी है तो आप जो 10 बजे का टाइम है वो मुनासिब है। तमाम ताजर फैसलाबाद के इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि लॉकडाउन करें लेकिन मुनासिब तरीके से। लेकिन ये ऐसा करें कि दुकानें बंद कराने की बजाय ना आप मास्क का जरूरी करार दें। चाहे कोई बाजार में चल फिर रहा है, चाहे दुकानों में बैठा है। ये कोई तरीकाकार नहीं कि कारोबार बंद कर दें, आगे ईद आ रही है फिर आप देखें कि कैसे गुजारा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे साथ हसन मजहर भी मौजूद हैं जो कि एक फैशन डिजाइनर है। आपके ख्याल में, ऑफ कोर्स आपको मार्केट का आइडिया तो होगा, आपका ख्याल है कि इसी तरह से होना चाहिए, जो बिजनेसेस हैं उनको 10 बजे तक खुले रहना देना चाहिए, और जो ईद का सीजन आ रहा है उस हवाले से क्या इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है जो सेल्स हैं, जो कस्टमर्स हैं? क्या ख्याल है आपका इस बारे में? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइटिंग मी। जी। इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा मार्केट में इम्पैक्ट आता है, क्योंकि आप इस चीज़ को अगर हम लॉजिकली देखें तो जब हम टाइम स्पैन किसी भी चीज़ का शॉर्ट कर देते हैं, तो अगर हम एक आम आदमी की ज़िंदगी को जज करें तो वो जब सुबह अपने घरों में लोग काम कर रहे होते हैं, सुबह अपने ऑफिस में लोग जॉब कर रहे होते हैं, तो जब वो निकलेंगे अपने जॉब से, अपने घर से काम करके, तो उनके पास बहुत कम टाइम है। जब टाइम कम होगा तो रश ज्यादा होगा। बेसिकली रश को हमने कम करना है। तो हमें चाहिए कि हम टाइम कम करने के बजाय उसकी ऐसे सूरत हाल मैनेज करें कि वो कम से कम लोग दुकानों के अंदर आएं और SOPs को फॉलो करते हुए काम करें। क्योंकि इससे जो दरमियाना तबका है, जो छोटा ताजर है, जो वो बिल्कुल पिस जाता है। मतलब वो ना नीचे, क्योंकि वो किसी से मांग सकता नहीं है और उसका काम टोटली तबाह हो रहा है। तो इसमें टाइमिंग की जो ये 6 बजे रिस्ट्रिक्शन है, ये बिल्कुल गलत है और ये खत्म होनी चाहिए, क्योंकि वो रश और बढ़ जाता है। और कोरोना का मकसद ही क्या है कि रश कम होना चाहिए बेसिकली। तो जितना ज्यादा टाइमिंग ये रिलैक्सेशन देंगे और उसमें SOPs फॉलो करवाएं तो वो अच्छा। हसन भाई ये बताइएगा कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं जिनके आप कपड़े भी डिजाइन कर चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से अब फैशन को उस तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा जैसे पहले किया जाता था। आए दिन कोई ना कोई इवेंट्स होते थे और इवेंट्स के ऊपर जो है वो तरह तरह की ड्रेसिंग जो है वो लॉन्च की जाती थी, तरह तरह के नित नए मलबूसात, डिजाइन जो है वो लॉन्च किए जाते थे। अब थोड़ी सी रुकावट नजर आती है। बिल्कुल हनान, हम ना ये ब्रेक एक छोटी सी लेते हैं। मुझे पता है हम लेना नहीं चाह रहे, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर इस सवाल का जवाब लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ हसन मजहर मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। हसन, क्या कहेंगे,
कोविड की वजह से जहां पे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं वो नहीं करवाए जा रहे, और इवेंट्स के ना होने की वजह से बहुत सारी सेलिब्रिटीज जो हैं उस तरह से अपने ड्रेसेस जो हैं वो डिजाइन नहीं करवा पा रही हैं और ना ही उनको पहन के जा पा रहे हैं। इवन मूवीज की शूटिंग तक को रोक दिया गया है, बहुत सारी मूवीज की। उनको दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा जब इसका जोर जो है वो कोविड का कम होगा। इससे फैशन डिजाइनर्स जो हैं उन पे कितना इफेक्ट पड़ा है, इस हवाले से बताइए। इन पे हनान बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस तरह से पड़ा है क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो मेन स्ट्रीम काम है वो आपको पता है वो शादियों और वेडिंग से रिलेटेड है। तो वो जब शादियां नहीं हो रही थी या कम हो रही थी, छोटी शादियां हो रही थी, तो लोगों ने डेफिनेटली उनकी, और चूंकि कोरोना की वजह से हालात भी कम थे तो बाइंग पावर भी कम हुई थी, तो डेफिनेटली उससे जो हमारी इंडस्ट्री है वो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। बट अगेन उसके साथ साथ अब हमने उसके ऑल्टरनेटिव निकालने शुरू किए हैं। जैसे अभी हम अपनी एक लाइन दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं और भी लोग दे रहे हैं जो लो कॉस्ट और लो बजट में चीज़ें जो है ना लोगों के लिए रेडी हो और वो उस बजटिंग में नहीं हो जो कि पहले लोग स्पेंड करते थे। इससे डेफिनेटली 50% ऑफ द इंडस्ट्री जो है ना वो इफेक्ट हुई है और बहुत से लोग जो सर्वाइव नहीं कर पाए उन्होंने इस काम को छोड़ा भी है जो है। बिल्कुल, यानी छोड़ा भी इसलिए है क्योंकि इनकम ही जब इतनी जनरेट नहीं कर पाएंगे, और इसके साथ साथ बहुत सारे वर्कर्स आपके पास काम कर रहे होते हैं, जब उनकी पे नहीं दे पाएंगे, रेंट के ऊपर दुकानें हैं उनका रेंट नहीं दे पाएंगे, तो बहुत सारी मुश्किलात जो है वो सर पे सवार होंगी। और हमारे साथ अमीन भट्ट साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। भट्ट साहब, आप कल जो है एक इल्जाम गवर्नमेंट पे लगा रहे थे कि ये कोविड की वजह से जो लॉकडाउन किया जा रहा है ये खास तौर पर लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नान भाई, मैं नहीं कह रहा, पूरी आवाम कह रही है। बात यह है कि देखें, आपको पता है कि मैं फैसलाबाद शहर का चेयरमैन हूँ, सुप्रीम अंजुमन ताजरान का भी, और इसी हल्का से शहर से ही मैं CC1 का चेयरमैन बना, उसके बाद ताजरों का डिप्टी मेयर बना। मैं एक अवामी आदमी हूँ, अवाम में रहता हूँ। बात यह कि मैं नहीं कहता, लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह का तरीका का तय करते, या तो देखे ना जब पहले भी जब जलसे शुरू हुए तो अब देखे कोरोना कोरोना कोरोना, अब 26 मार्च भी हुई है तो आपने इन्होंने अब 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया। बात यह है कि लॉकडाउन लगाएं, लेकिन ऐसा ना करें कि दुकानें बंद कर दें, उसके बाद 6 बजे का टाइम रख दें, ऐसा टाइम वो रख दें कि दूसरे सूबों में कुछ और तरीकाकार है, इधर का कोई और तरीका। क्या पंजाब पाकिस्तान में नहीं है, इधर क्यों 6 बजे करें भाई? बात यह है कि मैं फिर आपके चैनल से इंतजामिया को ये बावर कराना चाहता हूं कि जो आपने 6 बजे का टाइम दिया हुआ है ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। इसको फौरी तौर पर, जिस तरह सिंध में 10 बजे है, खैबर पख्तूनख्वा में 8 बजे है, इसको फौरी 10 बजे करें, बल्कि पंजाब को 11 बजे करें। इंतजामिया से कोई मुलाकात आपकी? आज जब हमने आपके चैनल पर इंटरव्यू दिया था तो वो ACCT बहुत अच्छे आदमी हैं, वो ताउन भी करते हैं, हमारी मेरिट की बात को समझ भी जाते हैं, तो उनके लिए उनका हमारे साथ 4 बजे का टाइम बना है। अल्लाह करे वो मान जाए, अगर वो नहीं मानेंगे तो फैसलाबाद के ताजर और गरीब लोग बिल्कुल इनकी बात नहीं मानेंगे। स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी अगर बात नहीं मानी जाती? देखिए, बात यह है कि हम ऐलान कर देंगे कि भाई कोई बंदा दुकान बंद ना करे। जब दुकानें बंद नहीं होंगी तो कितने बंदे पकड़ लेंगे? लेकिन अमीन साहब, ये नहीं है कि SOPs गवर्नमेंट की तरफ से इशू तो कर दी जाती हैं, लेकिन क्या मार्केट के अंदर फॉलो की जाती हैं? बिकॉज मैंने खुद देखा है कि मार्केट के अंदर SOPs को फॉलो नहीं किया जाता। मैडम, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह भी कोई तरीकाकार नहीं है कि अगर किसी ने SOP कोई दुकानदार ने नहीं किया तो आप उसको पकड़ के ले जाएं, उसको घसीट के ले जाएं, उसको बिल्कुल बाजार ही बंद करा दें। हाँ, हमें ये चाहिए कि हमने अपनी दुकानों के ऊपर, अपने जो सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, वो उन्होंने दुकानों के ऊपर ऐलान करवा दिया है कि भाई ये SOPs हैं, आप सैनिटाइजर दुकान पे रखें और उसके बाद मास्क पहने, जो गाहक आए वो भी मास्क पहने। ये जरूरी चीजें हैं, ये जो जरूरी चीजें हैं उसको हम जोर नहीं देते। उसके बाद हम जल्दी जल्दी से ये ऐलान करते हैं, फलां अदारे ने इस्लामाबाद से ऐलान कर दिया है कि भाई फौरी बंद कर, लॉकडाउन कर दो। उनको पता ही नहीं है कि अवाम हमारी किस तरह पहले ही मुसीबत में है। देखें, अभी जो लॉकडाउन पहले हुआ था, अब अभी उसके अभी तक असरात हैं। जो लोग, जिन लोगों ने, बनान भाई आपको ये भी बता दूं, जिन लोगों ने पैसे देने होते हैं ना, बेशक मेरे ताजर भाइयों के खिलाफ बात जा रही है, लेकिन वो खुश होते हैं,
जब कोई पैसे लेने जाता है तो कहता है भाई लॉकडाउन हो गया। उनको पैसे देने का बहाना मिल जाता है, जब पैसे नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन साहब बड़े लोगों के काम लॉकडाउन में पहले से बहुत ज्यादा चले हैं, 3 गुना ज्यादा। देखिए वो उन लोगों को चले हैं, और महंगाई जिस तरह किसी ने कोई आधा शटर बंद किया, भाई हमें कपड़ा चाहिए, जो मुंह मांगा रेट लोगों ने लिया है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो मतलब मैं ये नहीं समझूंगा कि ये इससे मतलब काम चला है, इसको काम चला ना समझे, ये दो चार लोग समझे, 2-4 लोग, ऐसा ये नहीं है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है अपना कमिश्नर फैसलाबाद से फौरी लेकर भेजें कि जो टाइमिंग है ये गैर मुनासिब है। जिस तरह सिंध में 10 बजे है, बल्कि पंजाब में 11 बजे का टाइम करें। और शहर में जो लोग चलते फिरते आपको नजर आ रहे हैं, कम से कम वो मास्क पहने, जो जरूरी चीज है। इस पे जोर ना दें कि दुकानें बंद करें, दुकानें बंद ना करें। दुकानें बंद करेंगे तो फिर नुकसान होगा, दुनिया मरेगी, फिर बाहर आएगी। लिहाजा सबसे जरूरी जो चीज है वो आप टाइमिंग बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल अमीन साहब, ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया है कि दुकानें जो हैं वो जल्दी बंद करने वाला रूल नहीं चल सकता। जी। जो है लोगों के लिए, ताजरों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हसन, आपका क्या ख्याल है ये जो SOPs का मसला है, क्योंकि अगर लॉकडाउन इसीलिए किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के स्प्रेड को जो है वो रोका जा सके, तो SOPs तो लोग फॉलो करते नहीं हैं, उनको कहा भी जाता है, गवर्नमेंट लेवल पे भी कहा जाता है। तो हम अपने तौर पर ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं कि अगर मार्केट्स को 10 बजे तक खुला रहने की इजाजत दी भी जाती है, तो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से लोगों को आगाह रखा जा सकता है कि वो फॉलो करें ऐसे? इसमें 2 चीजें आती हैं। पहले मैं एक बात कंटिन्यू करूंगा जो भट्ट साहब बात कर रहे थे ना, या हनान बात कर रहे थे कि लोगों ने बहुत से पैसे कमाए हैं और बहुत सी चीजों में किया है। बिल्कुल अगेन वही वाली बात है जो मैं पहले भी कर रहा था कि इसमें आप ये देखें कि एक बहुत ही शायद 2% या 5% ऑफ जो वो ताजर हैं, और वो भी जो पहले से जिनके पास सामान था, अपना माल था, उन्होंने रखा हुआ था, स्टॉक किया हुआ था, वो बेच रहे थे। मेनली जो हमारे लिए प्रॉब्लम आती है ना, वो जो छोटा ताजर है या जो छोटा दुकानदार है जिसने डेली बेसिस पे अपनी परचेजिंग करनी है, उसके लिए प्रॉब्लम आती है। इसमें मैं ये ऐड करूंगा कि लास्ट जब कोरोना हुआ तो हनान के साथ मिलके इनकी सारी हमारे साथ पूरी एफर्ट्स थी। हमने कुछ ये किट्स के हवाले से जो है कुछ डोनेशन करने की, तमाम हॉस्पिटल्स में मतलब, DHQ हो या अलाइड हो, हमने कोशिश की। तो हम ये देख रहे थे कि हमारे पास जो उसका किट्स का रॉ मटेरियल लेने के लिए डेली बेसिस पे एक नई प्राइस आ रही थी, तो हम वो जनरेट ही नहीं कर पा रहे थे। बेसिकली तो हमें बहैसियत कौम सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपने आप को रखें कि अगर एक मुश्किल वक्त है तो हम थोड़ा सा अपने चीजों को, अपने मुनाफे को, मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म कर दें डेफिनेटली, लेकिन कम कर दें, या एटलीस्ट जो आप नॉर्मल रूटीन में मुनाफा ले रहे हैं वो लें, और अपने लोगों को एजुकेट करें। और ये गवर्नमेंट का भी काम है कि जो बेसिकली बजाय कि इस चीज पे जो उन्होंने डंडे चलाने पे और या बंदे गिरफ्तार करने पे वो करना है, वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर सकते हैं आप चैनल्स को लूप में मीडिया को लेके, सोशल मीडिया के, ताकि जो छोटे लोग हैं, छोटे से मुराद ये कि जो मजदूर हैं या जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिनको चीजों की समझ नहीं है, लाइल में चीजों से, उनको गाइड। जैसे अगर हमारे पास कुछ 30+ वर्कर्स काम करते हैं हमारे यूनिट पे, तो हम उनको सैनिटाइज कराने का, इवन के मौसम क्योंकि सर्दी थी, रोजाना या एवरी सेकंड डे उनको साफ सुथरा रहने का, नहाने का, उनको पूरा प्रॉपर गाइड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों में, अपने जो हमारे हाउस हेल्प्स हैं उनको, और जो हमारे पास लोग काम करते हैं, जो हमारी शॉप्स पे काम करते हैं, उनको गाइड करें, उनको चीजें प्रोवाइड करें। क्योंकि देखिए एक जो 20-25 हज़ार रुपए वाला नौकरी वाला बंदा है ना, वो स्पेशली जाके डेली मास्क का डब्बा या सैनिटाइज नहीं ले सकता जब मास्क 2500 रुपए का हो जाएगा। गवर्नमेंट ने इस पे तो कोई काम नहीं किया कि हम प्राइसेस कैसे कंट्रोल करें उन चीजों की। एक सैनिटाइजर, एक छोटा सा सैनिटाइजर इतना ज्यादा महंगा हो गया, एक मास्क इतना ज्यादा महंगा हो गया, क्यों लेंगे? वो 25-30 रुपए का एक चाय का कप पीते हैं, एक रोटी खाते हैं 20 रुपए की लेके, वो एक मास्क क्यों पहनेंगे? एक आम आप अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा प्रॉब्लम है किसी हद तक, लेकिन हम मैनेज कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन हम कभी भी उस तबके को नहीं देखते कि जो मैनेज ही नहीं कर पाता। और मेनली जो हमारे
हॉस्पिटल्स हैं वो हैं ही उनके लिए और उनमें उनको जगह नहीं मिलती और वो सारे हम इस प्रोसीजर की तरफ गवर्नमेंट को आना चाहिए कि वो अपनी इन चीजों को कंट्रोल करें और एजुकेट करें, हम भी करें और गवर्नमेंट भी एजुकेट करें। रेगुलेशंस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये प्रॉपर होनी चाहिए थी, एक मेंटेन होना चाहिए था लेवल ऑफ प्राइसिंग, क्योंकि एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अफोर्ड कर सके एक 30 रुपए का मास्क या फिर 100 रुपए का सैनिटाइजर, जो कि आपको पता है कि इनिशियल पीरियड में जो है सैनिटाइजर लोगों ने जमा करके छुपा लिए थे और कई सारी रेड्स के बाद जो है वो मिले भी थे। अमीन साहब, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह से आप पंजाब में जहां पे 6 बजे लॉकडाउन का कहा जा रहा है और बाकी जगहों पे कहा जा रहा है कि जी 10 बजे तक आप खुला रखें, तो ये इस तरह से क्यों? कोरोना बाकी प्रोविंसेस में कम है या पंजाब के अंदर कुछ ज्यादा हो गया? इसके पीछे क्या गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है? मैडम, बात यह कि मैं तो ये समझता हूँ कि पंजाब वालों को उन्होंने ये समझ लिया कि ये बुज़दिल लोग हैं, इनको जिस तरह मर्जी कर लें। अच्छा। लेकिन कम से कम मैं फैसलाबाद में ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं एक वर्कर हूँ। वर्कर के नाते मैं ताजरों की भी नुमाइंदगी करता हूँ शहर में, रेहड़ी वालों की करता हूँ, छाबड़ी वालों की करता हूँ। जो इनकी जायज बात है हम सबको माननी चाहिए, ताजरों को भी माननी चाहिए, गरीब लोगों को माननी चाहिए। जो नजायज बात है हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। देखें ना, कल से चैनलों पे चल रहा है कि फलां 8 बजे, फलां 10 बजे। वो भाई पंजाब में आपने क्यों 6 बजे का कर दिया? क्या आप चाहते हैं कि पूरा पंजाब बाहर आ जाए? अगर ये चाहते हैं तो पंजाब बाहर आ भी जाएगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। फिर बार बार मैं आपको ये कह रहा हूँ। बिल्कुल सर, हम लोग बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हसन से भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हसन मजहर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। फातिमा, ईद आने वाली है और लड़कियां जो हैं वो अपने कपड़ों को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती हैं और उनका वार्डरोब इवन उनकी कमजोरी समझा जाता है और उनकी कोशिश होती है कि हर दफा कोई भी इवेंट हो, चाहे वो ईद की सेलिब्रेशन हो, वेडिंग इवेंट हो या कोई भी इवेंट हो, नित नए मलबूसात, नित नए रंगों के साथ पहन के जो दुनिया चाहे कोविड से डर कर घर पर बैठी हो, लेकिन औरतों की जो शॉपिंग है उस पे, और बल्कि आजकल तो कई मर्दों की भी जो शॉपिंग है उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता और इवन मैचिंग चीजें, इवन अब ब्राइड और ग्रूम जो है वो मैचिंग करके अपने पूरे इवेंट का थीम देख के अपनी ड्रेसिंग को चूज करते हैं। तो हसन से पूछते हैं, हसन, ईद आ रही है, इस दफा क्या फैशन में इन्हें क्या चीज ज्यादा पसंद की जा रही है, इस हवाले से बताइए। ईद डेफिनेटली आपको पता जी कंप्लीटली समर्स में आ रही है, तो समर्स में हम जो हैं ऑब्वियसली बात है सबने नमाज पढ़ने जाना होता है सुबह, तो डे के लिए हम जो अपने क्लाइंट्स को डिज़ाइन करके दे रहे हैं वो लाइट पेस्टल कलर्स के अंदर दे रहे हैं। लाइट जैसे स्काई ब्लू है, ग्रे है और उसमें वाइट तो डेफिनेटली वाइट इज लाइक कांस्टेंट जो है ना, वाइट कभी जा नहीं सकता जो है ना। वाइट एंड ब्लैक इज जो हमेशा मर्दों के कपड़ों में वाइट जो है वो ज्यादा, पहले ऐसे हो गया था कि वाइट को इतना प्रेफर नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब डे वेडिंग्स का ट्रेंड जब से स्टार्ट हुआ है ना, तो वाइट, पिंक्स और आपके जो पेस्टल शेड्स हैं सारे, इसमें लाइलेक, सी ग्रीन, मूव कलर, ये वाले जो फ्रेश कलर्स हैं जो आपको थोड़ी फ्रेश फील देते हैं, क्योंकि कपड़े बड़े मैटर करते हैं। आप जब कपड़े जो पहनते हैं वो बड़ा आपके मूड पे मैटर करते हैं, ये मेरा मानना है जो है ना। कलर्स जो हैं वो आपके मूड स्विंग्स के साथ काफी कंपैरिजन करते हैं इन चीजों का। मेरा ख्याल है कि कलर्स आपको आपके बातचीत किए बगैर आपको दूसरों के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। जो आपके कपड़े होते हैं वो आपको बगैर बातचीत किए दूसरों के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। किसी भी इवेंट का वो क्या बोलते हैं, वाइब भी तो उससे सेट हो जाती है। वाइब होती है, लाइट कलर्स कर रहे हैं। और इवनिंग में क्योंकि हमारी तरफ एक कल्चर है, अब आई डोंट नो कोरोना की वजह से कम तो हुआ है, लेकिन गैदरिंग्स का, फैमिलीज में मिलने मिलाने का, तो उसके लिए हम थोड़े से स्लाइटली डार्क कलर्स, नेवी ब्लू इज वेरी इन दीज डेज। हम नेवी ब्लू पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मैंने पहना भी हुआ है ना। ब्लैक है, नेवी ब्लू है, ठीक है, पेस्टल कलर। और सबसे बड़ी बात है कि वेस्ट कोट्स जो है ना दोबारा से इन है, लाइट पेस्टल सेम ऑन सेम कलर्स की वेस्ट कोट्स बहुत ज्यादा उसमें इन है। बहुत लाइट स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी अब आउट ऑफ फैशन भी होगी और कुछ अकॉर्डिंग टू वेदर। खास तौर पे लड़कियों के लिए फेवरेबल समझा जाता है कि कोई बहुत वेडिंग का इवेंट हो या कोई इस तरह का, उसमें ज्यादा एम्ब्रॉयडर्ड चीजें जो है। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह औरतों ने आजकल शुरू किया हुआ ना कि मतलब बराबरी के चक्कर में, तो मर्द भी पूरे बराबर हैं। हमारे पास
जो क्लाइंट आते हैं वो बहुत कॉन्शियस होते हैं, इवन कि जो अपनी शादी के लिए आते हैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हम कैसे लगेंगे, हमें अच्छा लगना चाहिए, हम पे क्या कलर सूट करेगा। क्योंकि जो एक हमारा जो साउथ एशियन हमारा कॉम्प्लेक्शन है स्लाइटली गंदमी है, डार्क है, जो कि एक बहुत इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट ये एक बड़ा हमारे अंदर पाया जाता है स्पेशल स्किन टोन है कि ये बड़ी स्पेशल स्किन टोन है, पर हम इसको नेगेटिव समझते हैं। हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हमारे पे लाइट कलर नहीं सूट करेंगे, हम पे क्या सूट करेगा। तो हमें बेसिकली हमारे पास आने का, देखिए कपड़े सब बना रहे होते हैं, दिस इज नॉट समथिंग कि जो हम कोई नया काम कर रहे होते हैं। हमें बेसिकली मेंटली तौर पे क्लाइंट को ग्रूम करना होता है, उसको सेटिस्फाई करना होता है। अनटिल अनलेस आपने जो आपने पहना हुआ है वो आप पे अच्छा लग रहा है, हाँ, यही तो बात सेटिस्फाई करना है। मेन के लोग समझ नहीं पाते कि आप पे जो अच्छा लगेगा आपने वो पहनना है, किसी के ऊपर कौन सा कलर सूट कर रहा है वो उसकी स्किन टोन, उसकी हाइट, उसकी फिजिक बड़ी थिन सी डेफिनेशन है स्टाइल और फैशन के दरमियान। फैशन वो होता है, ट्रेंड वो होता है जो आ रहा होता है ट्रेंड, लेकिन स्टाइल वो होता है जो आपका पर्सनल स्टाइल है। लाइक अगर मतलब मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूँ, स्ट्रेट ट्राउजर पजामा हम बेतहाशा क्लाइंट्स के समर्स में बनाते हैं, बट अगर बॉडी स्ट्रक्चर आपका ट्राउजर की इजाजत नहीं दे रहा तो आपको लाजमी नहीं है कि इन फैशन है तो आप पहने, ठीक है। स्टाइल इज समथिंग कि जो आपके अंदर है, जो आप कैरी कर सकते हैं, जिसको पहन के आप कंफर्टेबल हैं, जिसको पहन के आप अपनी पर्सनैलिटी आपकी ग्रूम हो सकती है, ना कि आप कपड़े पहन के ये कहें कि कैसे लग रहे हैं, जो ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमीन भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। भट्ट साहब, लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि खास तौर पे ये जो डिजाइन किया गया है पूरा सिस्टम के फैसलाबाद के अंदर 6 बजे शॉप्स को बंद कर दिया जाएगा, आपका ये कहना है कि मुशावरत के लिए किसी भी ताजर को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर बहुत सारी तंजीमें हैं जिसके अंदर अलाइड ग्रुप भी है, ख्वाजा शाहजाद सिक्का का भी है, आपका भी है, FCCI भी है, तो क्या किसी को लूप में नहीं लिया गया ये फैसला लेने से पहले जो 6 बजे दुकानें बंद करनी थी, और अब आगे लाहे अमल क्या होगा ताजरों का? नान भाई, बात यह कि मैं फिर आपको दोबारा कहना चाहता हूं कि मैं सिटी 41 का दोबारा शुक्रिया इसलिए करता हूं बार बार कि यहाँ पे आके ना फैसलाबाद के तमाम ताजरों की, दुकानदारों की, गरीब लोगों की सुनाई हो जाती है। तो बात यह है कि ये आप कह रहे हैं ना कि ताजरों को कौन बोर्ड लिया, बिल्कुल नहीं लिया। AC साहब ने बुलाया कि भाई ये ऊपर से ये देखें आर्डर आ गया 6 बजे का। हमने कहा भाई ये कैसे आर्डर आ गया, ऐसे आर्डर को हम नहीं मानते, कम से कम पूछ लेते कि भाई 6 बजे करना है, 8 बजे करना है, 10 बजे करना है। बाजी पंजाब गवर्नमेंट से ऊपर से वो फलां अदारे ने ना वो कह दिया कि बस ये कर दें। लिहाजा हमारी जिद नहीं है गवर्नमेंट से, हमारी रिक्वेस्ट है कम से कम ताजरों को, जो भी इदारा है पाकिस्तान का जो ये लॉकडाउन लगाता है, बंद करता है, उनको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, ओ भाई बराए मेहरबानी इस मुल्क की खातर, इस अवाम की खातर आप पूछ लिया करें क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। देखें अब ये कहते हैं कि फैक्ट्रियां चलेंगी, दुकानें बंद होंगी। जब दुकानें बंद हो जाएंगी तो फैक्ट्री चलेंगी? बिल्कुल नहीं चलेंगी। लिहाजा हमारी, क्योंकि यह आखिरी वक्फा है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फैसलाबाद की पूरी इंतजामिया से, जो इदारे ये लॉकडाउन लगाते हैं उनसे आज से लेके भेज दें कि भाई जो आपने 6 बजे का टाइम दिया है ये बिल्कुल नामंजूर है। उसके बाद 2 छुट्टियां भी हमें मंजूर नहीं है। हाँ, जो मंजूर है, जो हम उनसे ताउन करने के लिए तैयार हैं, हम जो दुकानदार के जो मुलाजम होंगे, मालिक होंगे, जो गाहक भी आएगा वो मास्क भी पहनेगा और सैनिटाइजर भी अपने पास रखेगा। और जो शहरी हैं जो बाजारों में चलते फिरते हैं उनको आपने भी सख्ती करनी है, हम भी ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बराए मेहरबानी आप रहम करें दुकानदारों पर, ताजरों पर, गरीबों पर, बंद ना करें, रोजगार बंद ना करें। आगे ईद आ रही है तो लोग कैसे अपना रोजगार होगा तो ईद मनाएंगे, अगर रोजगार नहीं होगा तो ईद नहीं मनाएंगे। लिहाजा मेरी कमिश्नर, DCO, RPO, CPO से रिक्वेस्ट है कि आज से ही आपके जो चैनल तकरीबन सारे अफसरान देखते हैं, वो हमारी रिक्वेस्ट है और मुतालबा भी है कि इसको आज लेकर भेजें। एक तो टाइमिंग खत्म कर दें, टाइमिंग ना करें 10 बजे 11 बजे का ना करें, सिर्फ सख्ती करें। जो दुकानदार अपना SOP पर अमल नहीं करेंगे
सिर्फ उसको पकड़ लें, हम आपका साथ देंगे। बिल्कुल। तो हसन, अगर आप फैशन इंडस्ट्री के हवाले से बात करें या बात करें जो फैशन मार्केट है इस वक्त फैसलाबाद की भी और पाकिस्तान की भी, तो उन पे क्या असरात होंगे? ये जो 6 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, सिमिलर असरात होंगे ऑब्वियसली कि उनके भी सेल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। आप कुछ बता रहे थे कि किस तरह से टाइमिंग को ज्यादा करना चाहिए ना कि कम करना चाहिए, उस हवाले से थोड़ी सी अगर आप बात करें। देखिए, टाइमिंग बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए। टाइमिंग ज्यादा करने से ये होगा कि जो लोग डिफरेंट टाइमिंग्स पे कम से कम लोग शॉप्स के अंदर आएंगे। एक तो उनको पता होगा कि शॉप कोई भी जो उन्होंने चीज लेनी है, ग्रोसरी करनी है, कपड़े लेने हैं, वो चीज खुली हुई है। और वो जब चीज खुली होगी तो वो बहुत इजीली रिलैक्स होके थोड़े से वक्त में जाएंगे। जब शॉप की टाइमिंग 6 बजे होगी तो जो लोग जॉब करते हैं, अब लेट्स सपोज अगर आप इस ऑफिस में जॉब करते हैं और आप 5 बजे या 4 बजे निकलेंगे और आपको कुछ बाइंग करनी है या अपने घर, तो आप भागेंगे टूवर्ड्स और आपके साथ के बाकी लोग भी भागेंगे कि हमें लेना है। और अगर ये टाइमिंग बढ़ जाएगी और टाइमिंग ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि जो लोग 5 बजे जा रहे हैं वो अपने घर जाएंगे, वो कहेंगे अच्छा खुला ही हुई है शॉप, हम उसको 10 बजे ले लेंगे उसको, बल्कि इनको छुट्टी सैटरडे संडे के बजाय 7 डेज अ वीक कर देना चाहिए। बिल्कुल हसन, ताकि लोगों को आसानी और लोग कन्वीनियंट के साथ चीज बाय कर सकें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू अमीन साहब। आज हमने बहुत जो है एक्सटेंसिवली और डिटेल के साथ कुछ इश्यूज जो हैं डिस्कस किए हैं, वो चाहे फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो जो है ताजरों के मसाइल हों, उनके हवाले से भी आज हमने बात की है। हम अपने गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपके साथ दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। इस सेगमेंट के अंदर हम खास तौर पे ताजरों, पावरलूम एसोसिएशन और प्रोसेसिंग यूनिट्स के मालकान जो हैं उनके मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पिछले दिनों पावरलूम मालकान की जानिब से प्रोसेसिंग यूनिट के मालकान के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया गया और ये कहा गया था कि यान की कीमत जो है वो बढ़ने की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं जो कि जन्म ले रहे हैं, और कहा जा रहा था कि ये एक स्पेसिफिक माफिया है, चंद लोगों का ग्रुप है जिसके मिली भगत की वजह से इसके प्राइस जो है इसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अलबत्ता जब उनसे गुफ्तगू की जाती थी तो उनका ये कहना था कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसकी कीमत बढ़ने की वजह से ही जो मसाइल हैं वो जन्म ले रहे हैं और इसकी कीमत बढ़ी है। एक्सपोर्ट्स में जो है इसकी वजह से कमी आती हुई दिखाई दे रही थी। उसकी वजूहत ये बताई जा रही थी कि यान अगर बढ़ता है तो एंड प्रोडक्ट जो है वो बनाने के लिए बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, और क्योंकि लोड बहुत ज्यादा है इन दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स के हवाले से, तो उस तरह से अपने जितने भी डिमांड्स हैं उनको सप्लाई को पूरा नहीं कर पाते और बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। तो इस मौजू पे आज हमने खास तौर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे कैसर शम्स गुच्छा साहब, जो कि साबिक पायमा मेंबर भी हैं, चेयरमैन है पायमा के, और इनके साथ साथ हमारे साथ नदीम अल्लाह वाला भी मौजूद होंगे जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पायमा के। आप दोनों को वेलकम करते हैं। पहले शेख कैसर गुच्छा की तरफ चलेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे। कैसर साहब, क्या कहेंगे आप, ये जो मोनोपोली का जिक्र काफी दिनों से किया जा रहा है कि ये जो यान की कीमतें बढ़ाने के पीछे स्पेसिफिक ग्रुप की काविश है, आप इस चीज को तस्लीम करते हैं या वाकई ही में इंटरनेशनल मार्केट की वजह से इसका रेट बढ़ा है पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया हनान साहब। ये पहली बात तो ये है कि ये आप जो बात कर रहे हैं कि माफिया है, इसमें कोई मेरा ख्याल माफिया नहीं है। ये स्टार्ट में आज से कोई 4-5 महीने पहले इंटरनेशनल मार्केट में ये प्राइसेस बढ़ी हैं, ये रॉ मटेरियल की, पॉलिस्टर बढ़ा है, रुई बढ़ी है, उसके बाद ये सारा मामला जो है ये प्राइसेस और यान के बढ़ी हैं। उसके मसला था हमारा, एक तो हमारा जो वाघा बॉर्डर इंडिया वो हमारा क्लोज है, वहां से हम रुई नहीं मंगवा सकते, उस वजह से भी हमारे मुल्क में जो है रुई की पैदावार कम हुई है, उस वजह से हमारी जो धागा हमारा शॉर्ट हुआ है। हमारे मुल्क में शॉर्टेज की वजह से यान की प्राइस बढ़ी है, इस वजह से हमारी प्राइस बढ़ने के साथ साथ एक्सपोर्टर जो है उनके भी जो रेट्स हैं वो उनकी कॉस्ट नहीं उनको नहीं मिली। इसके साथ साथ हमारे जो पावर रूम वाले थे वो भी उनको भी लोकल कपड़ा बनाने में बड़ी उनको मुश्किल आई है। तो मेरे ख्याल इसमें कोई माफिया नहीं था, इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़े हैं, उनकी प्राइस बढ़ी है, रॉ मटेरियल बढ़ा है, उसके साथ हमारा धागा जो रेट्स तो पहले भी बढ़ते थे, लेकिन एहतजाज इस दफा ही क्यों किया गया? इसके पीछे भी तो कोई वजह होगी ना? उसमें हनान सा मसला ये है कि उसमें गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कोई अच्छा स्टेप नहीं लिया है कि अगर यान की अगर मुल्क में कमी हुई है तो उसको बेहतर करने के लिए तो गवर्नमेंट कोई स्टेप लेती, कोई इकदाम करती। इसलिए उन लोगों ने एहतजाज इसलिए किया कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। बाकी जो आप माफिया की बात कर रहे हैं, हमारे यार्ड मार्केट में बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे
कारोबार सही हो रहा है, कोई माफिया नहीं है। अगर चंद लोग अगर इसमें माफिया को आते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते। तो ये इंटरनेशनल तौर पे ये सारा रेट बढ़ा है। तो लेकिन ये हमने पहले भी देखा है कि एक्सपोर्ट भी उतना ही जरूरी है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए जितना कि लोकल प्रोडक्शन हो गई और लोकल जो इंडस्ट्री है जितनी जरूरी है। तो किस तरह से चीजों को बैलेंस किया जा सकता है, क्या इकदाम किए जा सकते हैं कि हमारे अपने मुल्क के लिए भी ये प्रोडक्शन काफी हो जाए और जो एक्सपोर्ट हमारा है जो कि बहुत वक्त के बाद कुछ बेहतर सूरत हाल में नजर आ रहा है उसके लिए भी ये चीजें बेहतर हो सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि जैसे कि आपने कहा कि एक्सपोर्ट और लोकल इन दोनों को आप बिल्कुल ये दोनों अलग देखेंगे तो आपको इसका समझ आएगी कि क्या मसला मसाइल हमारे मुल्क में क्या चल रहे हैं। मोस्टली हमारे जो प्रोडक्ट है जो लोकल है वो तो हमारे अपने मुल्क में कंज्यूम हो जाती है और उसमें मुख्तलिफ ऐसी जो हमारे लोकल मिलें हैं जो लोकल ही धागा बनाती हैं, तो लोकल ही सारा कुछ उनका माल इतना अच्छा या इतना स्टैंडर्ड नहीं होता कि वो एक्सपोर्ट हो सके। बिल्कुल। और चंद ऐसी मिलें हैं जो पूरी मिल वो एक्सपोर्ट पे लगी हुई है। अच्छा, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल उसमें इंपोर्टेड यूज होता है, जिस तरह रुई है रशिया से हमारे पास आती थी, अमेरिकन रुई है, इंडिया से आता था धागे की शक्ल में और रुई की शक्ल में। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि हमारे जो सराउंडिंग एरिया है, नेबर्स हैं, इंडिया के साथ हमारी कोई अच्छे पिछले माह से कोई नहीं चल रहा और ट्रेड भी बंद है और कोविड की वजह से पूरी दुनिया में जितना भी बिजनेस है वो इफेक्ट हुआ है। जो हमारी शिपिंग के जरिए माल रॉ मटेरियल आता था वो तकरीबन बंद रहा था और उसमें क्या था कि हमारे पास जो स्टॉक था, हर मिल के पास जो स्टॉक था रॉ मटेरियल की शक्ल में वो 3, 4, 5 माह तो वो इस्तेमाल होता रहा। लेकिन आगे गवर्नमेंट को चाहिए था कि अल्टरनेट इसके ऊपर आप वर्किंग करते। जिस तरह कैसा सामने का इसमें मिसमैनेजमेंट है, जिस तरह आपने देखा शुगर माफिया, चीन आटा माफिया, मुख्तलिफ स्कैंडल्स आए हैं। इस तरह ये बहरान धागे का भी आया है कि उन्होंने सही तरह मैनेज नहीं किया। उनको पता ही नहीं था कि हमारे पास कितनी हमारी यूटिलाइजेशन है रुई की और कितनी हमारे पास स्टॉक में है और क्या इसके ऊपर हमने क्या करना है। उस हवाले से ये मिसमैनेजमेंट हुई है। और जिस तरह हनान भाई ने कहा कि ये पावर लूम ने जो एहतजाज किया है वो सूत्र मंडी के खिलाफ नहीं किया। मैं ये थोड़ा क्लियर कर दूं, ये सूत्र मंडी के खिलाफ एहतजाज नहीं था। सूत्र मंडी पर चक्कर लगाते जरूर थे, कारखाना बाजार आते थे सूत्र मंडी, लेकिन उनका एहतजाज गवर्नमेंट या स्पिनिंग मिल के हवाले से था। लेकिन मैंने तो यहाँ पे बहुत सारे बैनर्स लिखे हुए कारखाना बाजार के अंदर देखे जिसमें सूतर माफिया का लफ्ज यूज किया गया और सूतर मंडी का लफ्ज यूज किया गया। अगर वो सूतर मंडी के खिलाफ नहीं था, कारखाना बाजार के खिलाफ नहीं था, तो वो लफ्ज किसने लिखे थे? अच्छा, इसमें देखें आपको पता है कि हर एसोसिएशन के मुख्तलिफ आपके व्यूज होते हैं, उसमें चंद एक लोगों को नहीं पता या पावर लूम वालों को नहीं पता, वो तो आ जाके हमें देखते हैं ना कि हम इनसे माल लेते हैं, पता नहीं इनकी लॉबी है या ये हमें प्राइस ज्यादा दे रहे हैं। हमारा तो आपको पता है कि हनान भाई हमारा जो कल्चर है, ये सूत्र मंडी का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, हम सब लोग कमीशन एजेंट हैं। हम मिलों से माल लेके आगे पावर लूम को, एक्सपोर्टर को, सबको लोगों को देते हैं। हमारा किरदार ये है कि आप अगर आपने चीज़ों की प्राइस बढ़ाते हैं, लेट्स सपोज कि आपने 100 रुपीज़ में आपने मुझे ऑफर किया है, आप मिल वाले हैं, तो मैंने आगे वो पास ऑन कर देना है कि 100 रुपीज़ में आपको ये बैग मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें 120 ले जाते हैं, वो आपने देखना है कि पिछले साल में पूरे साल कितनी बिजली की प्राइस गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, गैस की प्राइस देख लो। असल फैक्टर्स है। असल फैक्टर ये देख लोगों को देखें, लोगों को भी ये समझना चाहिए कि स्पिनिंग वाला भी अपनी कास्ट उसने अपने माल के ऊपर डालनी है। अगर उसके ऊपर ये रॉ मटेरियल, बिजली, टैक्स, सुई गैस के कितने पूरे साल में कितनी दफा बढ़े हैं। अच्छा, बजट तो आपको पता है कि एक साल में हर साल बजट बोला जाता है, बनाया नहीं जाता। तो पूरा साल बजट बार बार रिपीट होता है, बार बार ये लोग उसमें कितनी अमेंडमेंट्स आती। अब मुझे बताएं, बीइंग ए एक्सपोर्टर, बीइंग ए बिजनेसमैन, मैंने आपको पूरी दुनिया में एक अपनी प्रोडक्ट का रेट देना है। हर माह मैं आपको एक्सक्यूज कहता हूं कि सॉरी मैं आपको $3 में ये शर्ट नहीं दे सकता, अब इसकी $4 प्राइस है। अब मुझे बताएं 3-4 दफा वो बायर मुझसे ये एक नेगोशिएशन कर लेगा, आइंदा वो मुझे ऑर्डर नहीं देगा। कि यार इन लोगों को पता ही नहीं है कि यार मुझे बार बार आगे उसने आगे कोड किया होता है कि ये मैं प्राइस मुझे पाकिस्तान से मिल रही है, इंडिया से मिल रही है, बांग्लादेश से मिल रही है। लेकिन हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मुझे पता होगा मुझे पूरा साल ये 20 रुपए यूनिट मिलने हैं, उस हिसाब से मैं अपनी कॉस्टिंग निकालूंगा। अब मुझे पता है कभी 22 हो गए, कभी 25 हो गए, कभी 26 हो गए, कोई सुई गैस के बढ़ गए, कोई टैक्स बढ़ा दिए। अब टैक्सों के आप देखें पूरे बाजारों में
हैरेसमेंट है कि नोटिस के नोटिस लोगों के ऊपर आ रहे हैं। उसी वजह से अब लोग बहुत ज़्यादा मोहताद हो गए हैं। अब आगे आपने इंस्ट्रक्शन लगा दिए हैं कारोबार के 6 बजे तक, समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट चाहती क्या है। ताजिरों के साथ कोई उनका लाइजन नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल लाइजन होना चाहिए, तभी तो जाके मसाइल हल होंगे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपने आप को सब कुछ समझते हुए खुद ही से अपने थिंक टैंक से मशवरा करके तो कोई इनिशिएटिव ले ले, ताजरों को बीच में लूप में लिया ही ना जाए, तो मसाइल तो ऑटोमेटिकली जन्म लेंगे ही। ये इशू जो है काफी वक्त से बढ़ता जा रहा है। जैसे कि नदीम सर ने भी बताया कि पहले जो है कोविड के दौरान 4-5 महीने तो कोई जो है नेगोशिएशन हो सकती है, लेकिन आगे चलते कितनी देर जो है इस तरह से कंटिन्यू किया जा सकता है। कैसर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जैसे नदीम सर बात कर रहे थे कि शिपिंग में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो हम लोग दूसरे मुल्कों से हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, रॉ मटेरियल हम ले रहे थे, उसमें बहुत सारे इश्यूज जो है सामने आए हैं। प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, जिसकी वजह से आगे जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इसमें क्या सोल्यूशन है, क्या किया जा सकता है ताजर बिरादरी की तरफ से भी, इंडस्ट्री की तरफ से भी, और गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह से इस चीज को हेल्प आउट किया जा सकता है कि आने वाले वक्तों में जो है हालात को बेहतर किया जाए, ना कि वो और ज्यादा खराब होते जाए? जी बिल्कुल जी। पहले देखें जी, अभी तो हमारी कोई टेक्सटाइल पॉलिसी अभी वादे नहीं हुई, तो अभी उसमें सब चंद बातें हैं जिससे कि हमारी जो है ये हमारी जो प्राइसेस बेहतर हो सकती हैं। सबसे बड़ा मसला हमारा जो है बाहर से जो रूई हमने इंपोर्ट करनी है, उसके लिए हमें बॉर्डर खोलना पड़ेंगे। इंडिया का हमारा सबसे हमारी जो सस्ती रुई हमें इंडिया से मिल सकती है, वो हमें वाघा बॉर्डर खोलना पड़ेगा। उसके साथ हमें अपना इसकी बिजली की प्राइस कम करना पड़ेगी, गैस की प्राइस कम करें। नंबर 3 जो सबसे बड़ा मसला है, हमारे मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि हमें अपने मुल्क के लिए कितना यार्न चाहिए, बाहर हमने कितना एक्सपोर्ट करना है। हमारी स्पिनिंग मिलें बाहर दरादर माल भेज रही हैं, पता उनको है नहीं कि हमें अपने मुल्क में भी माल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस हिसाब से एक पॉलिसी होनी चाहिए कि अपने मुल्क के लिए कितना माल हमें चाहिए और बाहर हमें कितना बेचना। बिल्कुल। अगर ये चीज वाजे हो जाए तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये प्राइस ऊपर जाए, प्राइस बैलेंस में रहेगी इंशाल्लाह। यहाँ पे गो विद द फ्लो वाला काम होता है, हर चीज मेंशन होती है, जिसको जहां से रेट ज्यादा मिलता है, चाहे वो एक्सपोर्ट की मद में मिले या इनसाइड पाकिस्तान मिले, उसकी कोशिश यही होती है कि वहां पे बेचा जाए। प्रोसेसिंग जी लॉज एंड पॉलिसीज जो हैं वो नहीं है ना, गवर्नमेंट की तरफ से इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। अब एक ताजिर है या कोई बिजनेसमैन है, वो तो वही करेगा जहाँ पे उसको प्रॉफिट। गवर्नमेंट के लेकिन जो करने वाले काम है फातिमा, वो भी तो नहीं ना किए जा रहे। प्रोसेसिंग यूनिट के मालकान को गैस की बंदिश की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना है, और रॉ मटेरियल अब उस तरह से नहीं बन पा रहा, या जो मार्केट में जिस चीज की जरूरत है कपड़े की का जो ज्यादा होना है, उसकी वजह से भी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ओवरऑल ज्यादा हो जाती है, जिसके बाद ताजिर के पास या एक बिजनेसमैन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है कि वो प्राइसेस को ज्यादा उनको करना ही पड़ता है। चले इनसे गुच्छा साहब से पूछते हैं कि ये प्रोसेसिंग यूनिट्स की जो गैस का मसला है या बिजली के बढ़ते हुए रेट हैं, इससे कितना मसाइल? सर ये आप देखें कि आप मार्केट में बाजारों में चले जाएं, जो कपड़ा आपको पिछले साल जिस रेट में मिल रहा था वो डबल प्राइस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखें एक आम जो आदमी है जो अपने घर का वो खाना खाएगा, कपड़े पहनेगा, क्या करेगा? बिल्कुल। हमारे मुल्क की आबादी जो भी है, आप समझ लें कि हमारे मुल्क में 70% लोग जो गरीब आवाम है, और उनकी मिसाल आप समझ लें कि उनकी सैलरी जो है 15 से 20 हजार उनकी सैलरी। बिल्कुल। आप मुझे बताएं 15-20 हजार में वो घर का खर्च कैसे चलाएगा? वो खाना खाएगा, वो पेट्रोल लेगा, वो मेडिसिन लेगा, वो क्या करेगा वो? तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि आम आदमी के लिए जो है वो एक इंसेंटिव दे। बहुत बुरे हालात है। आप अभी मैं आपका शो देख रहा था तो उसमें वो मेडिसिन के बारे में बता रहे थे। मेडिसिन की प्राइस पिछले 2018 में से अब तक तकरीबन 35% इंक्रीज हुई है। यानी कि इन्फ्लेमेशन जो है वो साल दर साल बहुत ज्यादा जा रही है, आम आदमी के लिए जिंदगी और ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। नदीम साहब यहाँ पे अगर ऐड करें हम इस कन्वर्सेशन में कि किस तरह से जो एक बिजनेसमैन है या उनके लिए क्या जरूरी है इस मोमेंट पे, किन ममालिक से जो है हम रॉ मटेरियल लेना शुरू करें, ताल्लुकात क्या बेहतर करने की जरूरत है हमें कुछ ममालिक के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं वो हमेशा से टर्बुलेंट रहे हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि इस वक्त हमारी बिजनेस कम्युनिटी की हेल्प के लिए जो रिलेशंस है वो बेहतर किया जाए? जिस तरह कि आपने कहा कि पूरी दुनिया में हमारे जो रिलेशन है, हमारे रिलेशन सबके साथ अच्छे होने चाहिए। वो चाहे इंडिया है, चाहे इराक है, ईरान है, चाइना है, अमेरिका है, कोई भी है। ये तो अफोर्ड कोई नहीं हम कर सकते कि हम हमारे साथ कोई लॉबिंग करें या कोई आप में एक ब्लॉग में रहें या एक मुल्क के साथ रहें, सऊदी अरब है या किसी मुल्क के साथ, हमारे सबके साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए। और हमारी जो लोकेशन है, जो हमारा जो मुल्क है, इस हिसाब से अल्लाह ताला का ये ब्लेसिंग है कि हमारे पास ये नेबर्स चाइना हमारे पास
ये हमारी ब्लेसिंग है। और बहुत बाएतमाद हमारा दोस्त है और उसने हमेशा हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। सऊदी अरब है, मिडिल ईस्ट है, लेकिन हमने क्या देखना है, गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट ने देखना है, बैलेंस करना है, सिस्टम बनाना है, अपने मुल्क की जरूरियात को देखना है, चीजों को देखना है, मॉनिटर करना है, सब सेक्टर को मिला के चलना है। आप देख लें कि हमारी पॉलिसीज और सबसे जिस तरह कैसर भाई ने कहा कि हमें टेक्सटाइल पॉलिसी तो हम बनाते हैं, लेकिन टेक्सटाइल जिस तरह आपको पता है कि एक्सपोर्ट हमारी 70% टेक्सटाइल के से हमने रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल। और हमारा कोई टेक्सटाइल मिनिस्टर कोई नहीं है। अब मुझे बताएं कि लोग जो हमारे सेक्टर हैं, टेक्सटाइल सेक्टर के जितने भी लोग हैं, वो किसके पास जाएं, अपनी मसाइल किसके साथ शेयर करें? हमारे साथ तमाम स्टेक होल्डर के साथ बैठे गवर्नमेंट, उनको साथ मिलाए, उनकी जरूरियात, उनके मसाइल। गवर्नमेंट का काम है अपने ताजरों को फैसिलिटेट करना। अगर आप चाहते हैं कि ताजर आपका साथ दें, हाँ, ताजर कभी भी किसी सियासी जमात के साथ वो इंडिविजुअल तौर पे तो वो चल सकता है, लेकिन एज ए प्लेटफॉर्म, एज ए इंडिविजुअल के अलावा वो किसी उसको सियासी जमात के साथ नहीं उसका कोई सरोकार होता। हमारे साथ जो मर्जी गवर्नमेंट आए, हमने जो उन्होंने अच्छा काम करना है उनकी तारीफ करनी है, जो उन्होंने बुरा काम करना है हमने तनकीद करनी है। तो हमारे अपने मुल्क में जो प्रोडक्शन है रॉ मटेरियल की, उसको किस तरह से बेहतर किया जाए, या किस तरह से जो एक्सट्रैक्शन है रॉ मटेरियल की उसको किस तरह से इंप्रूव किया जाए? दो चीजें हैं इसमें। आप अच्छा बीज लेके आए, जो अमेरिकन है उनके साथ आप अपनी पॉलिसीज बनाएं। वो अपना जो फाइन बीज है वो हमें इंडिया को तो दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। अगर आपका जो हमारा रुई है वो हमारी लोकल प्रोडक्शन, हमारे मसल एक हमारा धागे का अकाउंट है तकरीबन 52 सिंगल, वो 52 सिंगल तक हमारी जो स्पिनिंग मिल है वो बनाती है धागा। इससे ऊपर हमारी कैपेसिटी नहीं है, वो उसमें इतनी जान नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आगे इसको आगे फाइन काउंट की तरफ जा सके। फाइन काउंट के लिए हमें मजबूरन जो अमेरिकन कॉटन है, रशियन कॉटन है या इंडियन कॉटन है, क्योंकि इंडियन की क्रॉप्स भी अमेरिकन और रशिया बेस पे उनको वो बीज मिल रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में वो पाबंदी है। ये गवर्नमेंट का काम है कि उनके साथ नेगोशिएशन करें और उस बीज को, उस प्रोडक्ट को अपने मुल्क में भी उगाएं। पाबंदी क्यों है नदीम अल्लाह? बस वो उन्होंने की लॉबिंग है, इंडिया के साथ उनकी अपनी पार्टनरशिप है, उन्होंने बैन किया हुआ है। पाबंदी पाकिस्तान की तरफ से है या उनकी तरफ? उनकी तरफ, अमेरिका की तरफ से है। ठीक है। और क्या अमेरिका के पास जो बीज है वो रशिया के पास मौजूद है? रशिया के पास है। क्या रशिया की भी लॉबी है हमारे साथ? हाँ, वो भी है। वो इंडिया के साथ देखें, अभी तो हमारे रशिया के साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका के साथ हम माजी में भी रहे हैं, हम उनके पार्टनर हैं दहशतगर्दी में, लेकिन हमारी जो कमजोर पॉलिसीज हैं, कमजोर हुकूमतों की वजह से ये चीजें हम ले नहीं सके उनके फायदा जो लेना चाहिए था। इंडिया ले गया फायदा, उनके अपनी क्रॉप्स, उनकी उसी स्टैंडर्ड के जो अमेरिका में जो क्रॉप्स हो रही है वो इंडिया में भी हो रही है। अब इन क्रॉप के जरिए बनाए जाने वाले प्रोडक्ट जब इंटरनेशनल मार्केट में जाता है तो कंपटीशन काफी बढ़ जाता होगा, और ऑटोमेटिकली जो 52 वाला आप बता रहे हैं उसकी कैपेसिटी कम होने की वजह से ज्यादा लोगों का रुझान इस तरफ होगा, वो अमेरिकन, इंडियन या फिर रशिया की जो बीज से तैयार करदा रुई होती है, उससे तैयार करदा प्रोडक्ट होता है, उसे परचेज करें। इंटरनेशनल मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसमें? देखें कि जो हमारी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड हैं वो कहते हैं कि ये किस्म की ये रुई होगी तो आपके ये हम प्रोडक्ट लेंगे। अब हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि उस तरह का जो हमारा फाइन कपड़ा है ना वो उसी काउंट से बनना है, उसी रुई से बनना है। हमारा तो लोकल 52 सिंगल तक तो 40 सिंगल तक और बन जाता है। जो हम लोग लॉन वगैरह ये पहनते हैं चीजें, जो फाइन जो हमारी शर्टिंग है, जो टी शर्ट्स हैं, वो उनके लिए हमें अच्छी रुई चाहिए, अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए। अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारी कास्ट आएगी, अगर वही हमारे मुल्क में वो पैदा होगी तो बहुत सस्ती पैदा होगी, और हमारे जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। जो हमारी जो देखें आप, ये मैं क्या कहूँ कि जो हमारे जरखेज इलाके थे जहाँ पे क्रॉप्स थी वहाँ पे हमने कॉलोनियाँ काट दी। ये कोई पॉलिसी है, कोई हमें पता ही नहीं है कि जहाँ से हम, और आने वालों दिनों में आपको फूड की प्रॉब्लम आ रही है। जिस तरह ये है ना चीजें, इस तरह खाने पीने की चीजों में जो पाकिस्तान में हर चीज तो हमारी इंपोर्ट हो रही है। क्या वो दिन थे या क्या वो साल थे कि हम एक्सपोर्ट करते थे अपनी गंदम, आज हम गंदम ही इंपोर्ट कर रहे हैं, और अपनी चीजें जो खाने पीने के प्याज, आलू, टमाटर वो इंडिया से आ रहा है। क्यों? ये तमाम सेटअप चेंज करने की जरूरत है ना। आबादी का तनासुब जो बढ़ रहा है उसे भी देखना है,
इवन जो ग्रीन लैंड्स को ब्राउन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर आपका कहना है कि कॉलोनियां काट दी जाती हैं, बिजली का रेट महंगा होता है, गैस का रेट महंगा होता है, ये हर चीज को ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा ना। जी बिल्कुल, आप उसको आप जोनिंग करेंगे, आप बताएं पूरी दुनिया में एक सिस्टम है कि यहाँ ये आबादी है, यहाँ इतनी ये आलू की फसल का आश तो नहीं है, ना ओवर होने देनी ना उन्होंने कम होने देनी है, प्राइस वैसी रहती है साल साल। गुज़श्ता दिनों अभी हमारा एक एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट के साथ एक शो हो रहा था, उनसे काफी गुफ्तगू हुई। उनका कहना है कि पंजाब गवर्नमेंट इस चीज को इंप्लीमेंट करवाने के लिए एक प्लान तश्कील देती है कि कौन सी जगह पे क्या काश्त किया जाएगा, कपास काश्त की जाएगी, इतनी जगह पे सब्जियां काश्त की जाएंगी, लेकिन क्योंकि शुगर केन से ज्यादा मुनाफा मिलता है इसलिए बहुत सारे लोग उसको लगा लेते हैं, इंप्लीमेंटेशन इस चीज की नहीं करवाई जाती, और ऑटोमेटिकली जब शुगर केन ज्यादा हो जाता है तो लोग जो हैं उस तरह से उनको कीमत नहीं मिल पाती, उनकी कीमत नहीं मिलती, वो सड़कों में एहतजाज करते हैं, फिर उनको पैसे नहीं मिलते, फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, फिर उनको पेमेंट होती है, सब्सिडाइज करना पड़ता है। बिल्कुल, इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ गुच्छा साहब मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। गुच्छा साहब क्या कहेंगे, जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की उसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो पॉलिसीज टैक्सेस की बनाई गई हैं, क्या बिजनेस कम्युनिटी उससे मुतमिन है? जी पहली बात तो यह है अभी तो पॉलिसी को बनाई ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनानी है तो तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उनको शामिल करें। लेकिन जो टैक्स नेट के अंदर लाया जा रहा है ये पॉलिसी के तहत ही तो लाया जा रहा है। ये तो उनकी अपनी जो आपने से जो वो बना रहे हैं वो भी बना के वो उसको फीडअप कर रहे हैं। बाकी हमसे हमारे जो स्टेक होल्डर बैठे हैं, हमारे एफसीसीआई के चेयरमैन हैं, हमारे बाकी जो एप्टमा के हैं, बाकी प्रोसेसिंग यूनिट के हैं, यार मार्केट के सारे स्टेक होल्डर को इकट्ठा करें, उनको बैठा के आप एक पॉलिसी उनसे आप मशवरा लें, मुशावरत करें, उसके बाद ही आप कोई पॉलिसी बना सकते हैं। तो ऐसे पहले कभी हुआ है कि सबको इकट्ठा किया गया हो और कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले बातचीत की गई हो? पहले कभी ऐसे पहले ऐसे था, पहले पिछली हुकूमतों में भी ये करते रहे हैं कि हमारे जितने भी स्टेक होल्डर थे फैसलाबाद में इस्लाम पूरे मुल्क से लोगों को उठा करके एक जगह पे बैठ के उनके सारे मशवरा लेके फिर वो कोई भी टेक्सटाइल पॉलिसी बनाते थे। अब ये नहीं, ऐसे नहीं हो रहा। अभी जो ऊपर से जो उनको ऑर्डर आता है पता नहीं समझ हमें नहीं आ रही। अच्छा, कोविड के अंदर एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव लिए गए, हम मानते हैं, इस चीज को तस्लीम करते हैं, लेकिन उन चंद एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचाते हुए एक बड़ी एसएमई सेक्टर पे जो दबाव पड़ा है ना, उसकी वजह से छोटा ताजिर बहुत परेशान है। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि ना तो उनको किसी किस्म का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है जो गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्तस भी स्टेट बैंक की तरफ से किया गया है। जब प्राइवेट बैंक्स के अंदर फायदे लेके जाते हैं तो प्राइवेट बैंक्स की कोशिश होती है कि उनको अपना लोन प्रोवाइड करें, ना कि वो जो कि स्टेट बैंक की तरफ से कम मार्कअप पे दिया जा रहा है। एक तो लोन की प्रॉब्लम, दूसरी बिजनेस की प्रॉब्लम, तीसरा टैक्सेस के प्रॉब्लम। ये छोटा सा तबका जो है रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, तबाह होती हुई इंडस्ट्री नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? हैरानत बात यह है कि आपने देखा होगा कि पिछले जो ये कोविड आया है तो उसमें माशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट पूरी दुनिया बंद थी और सिर्फ हमारा पाकिस्तान, हमारी एक्सपोर्ट बहुत बेहतर हुई है। बिल्कुल, उसमें गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप लिए हैं और गवर्नमेंट ने कारोबार बंद नहीं करने दिया है, उन्होंने कारोबार चलाया है। उसमें एक्सपोर्टरों को बड़ा रिलीफ दिया है इन्होंने, उनके जो पुराने रिफंड थे वो उनको दिए, और उसके अलावा पिछले दिनों उन्होंने इसकी बिजली की प्राइस जो कम की है, गैस की प्राइस कम की है, उससे बड़ा अच्छा एक हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हुई है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो एसएमई है, हमारा जो छोटा तबका है, हमारे जिस तरह ये पावर रूम वाले हैं, उनको इतना इंसेंटिव नहीं दिया इन्होंने। वो बहुत फर्क है, उनकी जो बिजली की प्राइस है वो उनसे कम्पीट नहीं कर रही। एक्सपोर्टर की प्राइस कोई है, इनकी प्राइस कोई है। तो बाकी मामलात में भी जो है वो एक्सपोर्टर को माशाल्लाह उन्होंने काफी रिलीफ दिया है, हमारी एक्सपोर्ट बड़ी है, लेकिन एसएमई सेक्टर को इतना उन्होंने रिलीफ नहीं दिया। कहीं ऐसे तो नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस की गई थी, बहुत सारे रिलीफ के जो है तरीके, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जो है 3-4 महीने के लिए आपको टाइम दिया गया था कि आप थोड़ा लेट पे कर सकते हो, तो इस तरह की इनिशिएटिव्स तो लिए गए थे कोविड के टाइम पर, जब बिल्कुल इनिशियल टाइम पीरियड था। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो इनिशिएटिव्स थे ये लिए तो गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन लोकल लेवल पे और एक ग्राउंड लेवल के ऊपर इनको जो है इन ट्रांजिट जो है नहीं, इन एक्शन नहीं लाया जा सका? बिल्कुल आपकी बात सही है, वो लोकल लेवल पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल कहीं पे हुआ कहीं पे नहीं हुआ।
दूसरा मसला ये था कि हमारा जो आपकी एसएमई सेक्टर पे जो सबसे बड़ी मेन वजह है ना, वो बात वही पहले वाली आ जाती है कि हमारे इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा जो रॉ मटेरियल बड़ा है, उसका बहुत बहुत इम्पैक्ट था। वो हमारी जो उस एक्सपोर्टर को जो उसकी प्राइस मिल गई, लेकिन जो हमारे लोकल एसएमई हमारी जो सेक्टर था उसको उसका जो फायदा नहीं मिला उसको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अगर देखा जाए, जैसे कि आप कह भी रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट्स के साथ जो है ये मीटिंग्स इस तरह की भी गई थी, इस वक्त पर अगर हम अपनी गवर्नमेंट को बताना चाहें या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये मैसेज देना चाहें कि किस तरह के इकदाम की जरूरत है, किस तरह की बातचीत की जरूरत है कि इस मसले को हल किया जा सके। और एक और मसला जो हम पहले कन्वर्सेशन में बात नहीं कर सके कि जो जमीन है हमारी, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो उसके जो हालात हैं, जो बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट हो रही है वेदर चेंजेस की वजह से भी, और क्या चीजें हैं, किस तरह की फैसिलिटीज या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर उनको बेहतर बनाना चाहिए ताकि हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है उसको बेहतर बनाया जा सके। जी बिल्कुल, पहले जैसे आप नदीम भाई ने बात की है कि हमारे जो पाकिस्तान में हमारी जो ज़रूरी जमीन जितनी एग्रीकल्चर है, वहाँ पे कॉलोनियां बन रही हैं। कई हमारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आप जो है वो रुई ज्यादा बना सकते हैं, वहाँ पे आप शुगर कम बनाएं, और हमारे पास अच्छा बीज नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया में जो है रुई जो है वो जो एग्रीकल्चर लैंड है हमारा, उसके ऊपर भी तो कितने वक्त से जो वेस्ट है वो जो है पानी के थ्रू भी हमारी जो भी प्रोडक्शन होती है उसको इफेक्ट करते हैं। तो इन चीजों को भी तो कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि हमारा जो लैंड है उसको बेहतरी की तरफ लाया जाए। ये तो गवर्नमेंट ने स्टेप लेने हैं। आप देख लें, इंडिया का पंजाब देख लें, वहां पे पर जीट कितनी वहां पे कितनी उनके प्रोडक्शन है, और हमारी देख लें, उन्होंने अपने किसान को, अपने फार्मर को कितने सहूलतें दी हुई हैं। उनको उनकी बिजली, उनकी काफी सारी उनकी सस्ती, बल्कि कहे जाओगे उनकी बिजली फ्री भी है, और उनका बीज उनको बड़ा अच्छा मिल रहा है। उनकी क्रॉप किसी वक्त में सबसे अच्छी क्रॉप हमारे पाकिस्तान की थी, अब सबसे अच्छी क्रॉप उनकी इंडिया की है। असल में बात यहाँ पे ये आ जाती है फातिमा, यहाँ पे कुछ साइंस इन्वॉल्व होती है। किसी भी मुल्क के अंदर पैदावार को बढ़ाने के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है रिसर्च के ऊपर, और रिसर्च डिपेंड करती है इस चीज पे कि आपके पास कितने क्वालिटी साइंटिस्ट मौजूद हैं और उस पर किस किस्म की रिसर्च कर रही है। बेसिकली ये देखा जाता है कि किसी भी मुल्क के अंदर उसकी बेसिक नीड्स क्या हैं। जैसे गंदम की अभी गुफ्तगू हो रही थी कि गंदम की पैदावार एक दौर में इस कदर ज्यादा होती थी कि हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो हमें वजूहात देखनी पड़ेंगी कि उसकी कमी क्यों हुई पैदावार की। क्या हम एग्रीकल्चर लैंड उसको पहले से कम दे रहे हैं, या फिर इसके साथ साथ हमारी जो क्रॉप ग्रो कर रही थी उसकी पैदावार कम हुई। दूसरी चीज कपास की तरफ आ जाते हैं। जैसे ये प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, बीज, क्या बात है कि अमेरिका हमसे अच्छा बना रहा है, उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट रिसर्च के ऊपर मौजूद होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे अदारे, क्योंकि मेरा भी बहुत सारे अदारों के साथ गुज़श्ता सालों के अंदर लिंक रहा है, तो जितने प्रोजेक्ट्स रिसर्च के हवाले से आते हैं मोस्टली फॉरेन फंडेड होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उतनी फंडिंग प्रोवाइड एचईसी की तरफ से नहीं की जाती जितनी फॉरेन फंडिंग की तरफ से होती है। हर साइंटिस्ट, हर रिसर्च सुपरवाइजर, उसके पास अगर 4 प्रोजेक्ट्स हैं तो 4 में से 3 फॉरेन फंडेड होते हैं, बहुत कम होते हैं जो कि एचईसी के तरफ से फंडेड किए जाते हैं। जब आप रिसर्च के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब आप अपने साइंटिस्ट के ऊपर पैसा रिसर्च नहीं करेंगे, जब आप अपने साइंटिस्ट और उस लैब के अंदर काम करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको उस तरह से इनकम प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो कभी भी आपकी रिसर्च फ्लरिश करके रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी। और हनान, आप बिल्कुल ये सही बात आपने मेंशन की है, क्योंकि मैंने खुद अपने सामने देखा है कि इतने टैलेंटेड जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च के थ्रू कोई इनिशियल स्टेप्स लिए हैं, कोई नई रिसर्च, कोई नया बीज, कोई नए फर्टिलाइजर्स के तरीके निकाले, लेकिन आगे जाकर उनको पाकिस्तान में फंडिंग उस तरह से नहीं प्रोवाइड की गई अपनी रिसर्च की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरे ममालिक में जाकर, जिस तरह से चाइना हो गया और कंट्रीज ने जब उनको प्रॉपर फंडिंग दी, प्रॉपर उनको पे रोल पे रखा गया। आप ये भी जानते हैं कि पे रोल भी यहाँ पर अच्छा नहीं होता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यकीन जानिए, इस कदर अच्छे अच्छे साइंटिस्ट इस धरती ने पैदा किए हैं कि दुनिया के अंदर उनका नाम है। अभी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बहुत सारा काम, यहाँ पे बहुत सारे अदारे, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन वहां पे बहुत अच्छा जब काम हो रहा होता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, दुनिया भर से साइंटिस्ट आते हैं, तो बहुत परेशान होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट मौजूद है, इतने कम वसाइल के अंदर, और हमारी मिट्टी इस हवाले से इतनी जरखेज है। और यहाँ पे एक और चीज फातिमा जरूर मेंशन करना चाहूंगा, हमारे जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, जितने भी हमारे एमफिल स्कॉलर्स होते हैं,
जो कि टॉप लेवल के होते हैं और यूनिवर्सिटीज के अंदर पोजीशंस हासिल की होती है, रिसर्च में बड़ा इंटरेस्ट होता है, उनको यकीन जानिए जब वो फॉरेन फंडिंग पे किसी दूसरे मुल्क के अंदर पीएचडी करने के लिए जाते हैं, क्योंकि एचईसी तरफ से कम जाते हैं और फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे दूसरी कंट्री के जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेती है और वहां पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देती है कि उनकी पूरी जवानी के लिए उनको पे करती है कि आप अगर यहाँ पे काम करेंगे हम ये पे रोल देंगे, लेकिन आपकी खिदमत चाहिए। अब यहाँ पे आके बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ नदीम अल्लाह वाला मौजूद होंगे, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। शहर के मसाइल के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। कारखाना बाजार से आपका ताल्लुक है, सूतर मंडी है और एशिया की बड़ी सूतर मंडी जो के नाम से वो पहचानी जाती है। इतनी बड़ी सूतर मंडी, पार्किंग प्लाजा एक भी नहीं वहां पे, और पार्किंग की जो सूरत हाल होती है, और बाजार अब जैसे 6 बजे बंद करने का कहा है, वहां पे तो अंदर पैदल घुसने तक का जगह जो है वो मौजूद नहीं होती। आधे रोड से भी ज्यादा जगह पे जो है वो मेन रोड के ऊपर मोटरसाइकिलें पार्क की होती हैं, और हजारों की तादाद में। और मेरे जैसे इंसान के लिए तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरी ड्राइविंग कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं वहां पे मतलब साथ में सूरतें पड़ रही होती है और साथ में ड्राइव कर रही होती हूँ। तो ऐसा क्यों है? ऐसे देखें, कल लॉकडाउन का पहला दिन था और यकीन माने कल पूरा फैसलाबाद जैम था, हर सड़क पे रास्ता, और इंतजामिया की तरफ से अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि हमारी ट्रैफिक पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही थी हमें। और कल पूरे मैं तकरीबन 6:15 बजे निकला हूँ मार्केट से और मैं 7:45 बजे अपने घर पहुंचा हूँ नहर पे। अब ये देखने का पूरा स्टक था, कोई पॉलिसी नहीं थी। अगर आपने लॉकडाउन करना था, 6 बजे का आपने टाइम दिया हुआ था, 4-5 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इंतजामिया जो इदारे थे उनकी क्या प्लानिंग थी कि कल पूरी दुनिया ने एकदम निकलना है 8 बाजारों से, तो इसकी क्या प्लानिंग थी? जो हमारे निकलने वाले रास्ते हैं उनमें कोई पुलिस नजर नहीं आ रही थी, कहीं पे कोई 2 गाड़ी गुजारते थे, फिर दूसरी ट्रैफिक चल रही थी, इधर से 10 गाड़ियां गुजर रही थी, इस तरह वो कल मैनेज कर रहे थे। चंद एक लोग ट्रैफिक वाले हमें नजर आए 1-2 सड़कों पे, वरना बुरा हाल था। लोग अपनी मदद आपके तहत ही अपने रास्ता बना रहे थे, चल रहे थे सिस्टम। एक तो मैं इंतजामिया से ही गुजारिश करूंगा कि जो आपने हमें नोटिफिकेशन ताजर पूरी तरह इंशाअल्लाह उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे विद SOP। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारियां, इदारों की भी जिम्मेदारियां हैं कि आप देखें कि ये आपने इम्प्लीमेंट करवाना है, किस तरह करवाना है। लोग आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं। आपने कहा कि पार्किंग प्लाजा, हमने मुद्दत मीटिंग की है DCO साहब के साथ, AC सिटी साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जो बंदा अच्छा काम करे ऑफिसर, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया था। 8 बाजारों में बिल्कुल हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद था और कोई पार्किंग नहीं थी और एंट्री गेट लगे हुए थे। अब एंट्री गेट आप अपना कैमरा ले जाएं, सारे वो साइड पे पड़े हुए हैं, उखाड़ दिए गए हैं, साइड पे पड़े हुए हैं। वो निशानियां हैं कि यहाँ पे गेट हुआ करते थे, लेकिन वो उसके ऊपर कोई दोबारा उसमें बेहतरी नहीं लाई जा सकती। वैसे लाखों रुपए की लागत से वो लगाए गए काम सब पूछना चाहिए कि ये आपने लगवाए थे, किस लिए लगवाए थे? वहां एंट्री गेट पे आपके बंदे खड़े हों इंतजामिया के। अगर आप चाहते हैं कि आप कोरोना को कंट्रोल करें, उसके साथ लोगों को माइक दें, उधर ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हो, कोई भी जो पैदल सिर्फ जा सकता हो 8 बाजारों में, वो माइक पकड़े, उधर जिसके पास मास्क वगैरह पहना हो वो पैदल जा सके, वरना ना जा सके। और जो सराउंडिंग जितने भी हमारे बाजार हैं उनमें बड़ी गुंजाइश है। ये लाल मिल चौक है, ये बाकी सारे तरफ आप देख लें, उनमें गुंजाइश है। पार्किंग प्लाजा बन सकते हैं, जगह गवर्नमेंट की पड़ी हुई है, रेलवे स्टेशन के साथ साथ जगह पड़ी हुई है। अगर कोई करना चाहे तो प्लाजा बन सकते हैं। हमारे सूत्र मंडी में आखिर पे एक बड़ा पुराना प्लाट पड़ा हुआ है, उसमें बन सकती है पार्किंग। इसके अलावा जैलगर की जगह है। हमने बारहा इसमें कोशिश की और पिछले दफा आपको जब ये लॉकडाउन हुआ था बड़ा अच्छा सिस्टम चल गया था। सब लोग टाइम पे मार्केटें बंद करते थे, मास्क वगैरह पहनते थे, सैनिटाइजर का यूज होता था हर अपनी मार्केट दुकान में। और जो जितनी भी एसोसिएशन है आप उनको ऑन बोर्ड लें, उनसे कहें कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इस तरह आपने चलना है, इस तरह कारोबार करें, इसमें सेफ्टी भी है। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि आप भी खुदारा, ये जो तीसरी लहर है बड़ी खतरनाक है, अपनी जिंदगियों का ख्याल करें, अपने लोगों का, दोस्तों अहबाब के साथ जितना भी आप
डिस्टेंस रख के बात कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, वो करें। कारोबार भी ज़रूरी है, लेकिन विद एहतियात के साथ। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपके देख लें कि हमारे हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, और इंतज़ामिया भी को भी चाहिए कि वो अपना रोल भरपूर तरीके से के साथ अपनाएं, और उसके फोर्सली जो भी इसमें अगर कोई नहीं वर्क कर रहा है या कोई भी एसोसिएशन नहीं वर्क कर रही है, उनको सख्ती के साथ उसके साथ निपटा जाए। इसमें कोई लिहाज नहीं है, और सबकी तरफ ये नहीं कि मेरे दोस्त हैं या मेरा कोई मिलने वाला तो उसको या वो बाजार का सदर वो कह दे तो उसको रिलीफ मिल जाए, दूसरों को सख्ती हो जाए। यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, कोई वीआईपी कल्चर कोई कल्चर ना हो। इसमें सेफ्टी है, इसमें बेहतरी है, लेकिन इंतजामिया की जो मीटिंग है उसमें ताजरों को ऑन बोर्ड किया जाए, एसोसिएशन को इन्वॉल्व किया जाए। 8 बाजारों की हर बाजार के अपने अपने सदर सेक्रेटरी हैं, उनके साथ मिशावरत के साथ बैठ के। इंक्रोचमेंट के हवाले से आपने याद होगा कि हमने बड़ी कोशिश की थी, उसमें बड़ा अमल दरामद हुआ, लेकिन जहां जो जिसका बाजार गिर गया वो ठीक है, बाकी वैसे पड़े हुए हैं। तो आपने अगर करना है तो थ्रू आउट सबके लिए करें, उसमें आपका इमेज डेवलप होगा, आपकी बेहतरी आएगी कि लोगों को एतमाद होगा कि जो हमारी इंतजामिया है वो हमारी बेहतरी के लिए काम कर रही है, ना कि एक टारगेटेड किसी कम्युनिटी को या कोई सियासी पहलू हो या किसी चीज का हो, उसमें नहीं जाना चाहिए। ताजरों के मफाद के हवाले से शहर के जो मास्टर प्लान है, हमने बड़ी कोशिशों के साथ चैम्बर में, जब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, हमने बड़ी कोशिशों के साथ तमाम सेक्टर को ऑन बोर्ड किया। उनके साथ मिलके हमारे कमिश्नर साहब के साथ मिलके हमने फैसलाबाद का मास्टर प्लान बनाया था। पूरा नक्शा है आपके पास मास्टर प्लान वो, लेकिन उसके पास अमल दरामद कोई नहीं है। अगर वो आप देख लें आनंद भाई तो आपको मजा आ जाए कि फैसलाबाद की ये शक्ल बन सकती है। इतना खूबसूरत वो मास्टर प्लान है, लेकिन उस मास्टर प्लान पे कुछ ताजरों की तरफ से ही तो नहीं काम करने दिया जा रहा। नहीं, ये गलत बात है। इंक्रोचमेंट में इस चीज का एनी शाहद हूं, इंक्रोचमेंट पे अभी भी बहुत सारे ताजर है जो अगर हुकूमत चाहे, आपको पता है हुकूमत कोई भी काम करना चाहे जो उसका राइट बनता है ताजरों का या गवर्नमेंट का, तो उसमें कभी ताजर कुछ भी नहीं कर सकते। अब देख लें आपने, अब घंटाघर के गोल जो बाजार हैं उनके 16 स्पॉट्स ऐसे बनते हैं जो कि पार्किंग के लिए मुख्तस किए गए थे पुराने नक्शे के मुताबिक, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह रजिस्ट्रियां करके जैसे इंक्रोचमेंट की जाती है करके उस जगह का भी नामो निशान ही मौजूद नहीं है। अब वो अरबों रुपए की वो प्रॉपर्टीज बनती हैं अगर उनको गवर्नमेंट गिराती है। तो अनार भाई ये आप देखें इंतजामिया के साथ मिलके ये काम होता है ना, तो फिर कसूरवार तो दोनों हुए ना। क्या कैसे हो गया ये? अगर ताजर कसूरवार हैं तो इसमें इंतजामिया भी है ना कि वो किस तरह ये बन गई चीजें। बिजली की लटकती तारों के हवाले से क्या कहेंगे? वो भी तो जान और माल दोनों के नुकसान कर सकती है। कुछ बिल्कुल एक और चीज भी तो है कि देखें, हम अगर फैसलाबाद की दूसरी जगहों को देख लें, दूसरे बाजारों को देख लें, तो वहां पे हमने एक्चुअली सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी है ओवर टाइम, चाहे वो फिर कोहिनूर एरिया हो या कोई भी एरियाज हो। तो ये ऐसे क्या वजूहात हैं कि कुछ जो जगह होती हैं वो निगलेक्ट हो जाती हैं? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो एक ही पॉलिसी, गवर्नमेंट की तरफ से तो एक ही तरह की फंडिंग की जा रही है। हाँ, कुछ लोग अपनी जेब से जो है वो जरूर कुछ जैसे कि शॉपिंग मॉल्स के जो एरियाज हैं उन जगहों को, लेकिन वहां की भी जो अगर हम ओवरऑल सड़कों को देख लें, ओवरऑल ट्रैफिक पुलिसिंग को देख लें, वो वहां पे जो है वो बेहतर है। तो ऐसा क्या है? क्या वो फैसलाबाद के जरा ज्यादा वो फैसलाबाद के अंदर आ जाते हैं? क्या वजूहात हैं कि जो घंटाघर वाला एरिया है वो निगलेक्ट हो रहा है और ये जो एरियाज हैं ये प्रायोरिटाइज किए जा रहे हैं? देखिए जी, इसमें मसला ये है कि हमारे जो ताजर हैं वो सारा गवर्नमेंट के साथ तावन करना चाहते हैं। कोई हमारे वहां पे कोई बंदा ऐसा भी नहीं है जो ये नहीं चाहता कि हमारा जो घंटा का हमारे 8 बाजार हैं जो अच्छे लगे, खूब। मुझे याद है ये मुशर्रफ दौर में ये एक तरह एक मामला बना था, तो 8 बाजार बंद कर दिए थे और यकीन करें उसी टाइमिंग थी तो सुबह 9 से लेकर रात 8 बजे तक कोई गाड़ी, कोई रिक्शा, कोई मोटरसाइकिल, सिर्फ ओनली बंदा आप पैदल अंदर जाएं बस सारे 8 बाजारों में। तो लेकिन फिर इन्होंने उसके साथ अगर रात 8 बजे के बाद लोडिंग होती थी, बाहर अंदर दुकानें हैं, लोगों के माल पड़े हो, उन्होंने सेल करने हैं, तो सारा दिन अगर किसी ने जाना है तो पैदल जाएगा और रात को 8 बजे के बाद वो सारे गेट खोल देते, फिर रात को सारी लोडिंग वहां से होती थी। अभी कोई मसला नहीं है, अभी इसका जो है जिस तरह अभी कोविड है तो एसओपी के हवाले से सारे मामला ठीक हो सकते हैं। हम ताजर इनके साथ ताबन करने को तैयार हैं। जैसा कि अभी नदीम भाई ने बताया कि पीछे हमारी जो जगह पड़ी है, इधर रेलवे की जगह पड़ी है,
बाहर एक हमारा एक ये इधर प्लाजा जो है अभी वो बन रहा है, अभी वो पार्किंग प्लाजा, उसको बनने 10 साल हो गए तक मुकम्मल नहीं हुआ है। बिल्कुल, काम करने की जरूरत है और गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव नहीं लेगी तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम जब वो वोट लेने जाएंगे तो ना तो ताजर कम्युनिटी साथ देगी और ना ही आम शख्स साथ देगा। तो बहुत शुक्रिया कैसर गुच्छर साहब आज के शो में आपका आने के लिए। नदीम अल्लाहवाला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत दें। अपना बहुत ख्याल रखें, हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।